सोचिए जरा, आपको $5 मिलियन यानी लगभग 36 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बस 35 दिन तक एक बिल्कुल सफेद चमचमाते कमरे में रहना है। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इतना भी आसान नहीं है। स्वागत है एक अजीबोगरीब सोशल एक्सपेरिमेंट में, जिसे डिजाइन किया है एक रहस्यमय इंसान ने, डॉक्टर वोएन। वो एक ऐसा शख्स है जो पैसों से लदा हुआ है और इंसानी दिमाग की सीमाओं को समझने का जुनून रखता है। उसका नया प्रयोग, एक जोड़े को बंद कर देना एक बिल्कुल फीचरलेस सफेद कमरे में, जिसका नाम है द इमैक्युलेट रूम। अगर वो दोनों पूरे 35 दिन साथ में टिक जाएं, तो मिलेगा $5 मिलियन का इनाम। लेकिन इसमें है एक ट्विस्ट। अगर उनमें से कोई भी बीच में हार मानता है, तो इनाम घटकर रह जाएगा सिर्फ $1 मिलियन। ना कोई फोन, ना इंटरनेट, ना किताबें, ना कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज, बस वो दोनों और उनकी मानसिक स्थिति। अब मिलते हैं आज के इस प्रयोग के प्रतिभागियों से, माइक और केट, एक नौजवान जोड़ा जिन्हें लगता है कि ये तो बस आसान पैसा कमाने का तरीका है। बहुत एक्साइटेड है, उसे लगता है उन्होंने किस्मत का सोने का टिकट पकड़ लिया है। लेकिन केट के लिए ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, वो इसे एक मौका मानती है उनकी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का। हालांकि वो थोड़ी सतर्क भी है। शुरुआत में ही वो एक बात क्लियर करती है, अगर हम जीते हैं तो इन पैसों को बराबर बराबर बांटते हैं। उसकी प्लानिंग साफ है, इन पैसों से वो भविष्य में इन्वेस्ट करेगी, एक स्थिर जिंदगी बनाएगी। माइक, उसे तो ये सब बोरिंग लगता है। वो सोचता है याच, पार्टीज और एक ऐसी जिंदगी जहां उसे कभी काम ना करना पड़े। जैसे ही कमरे में लगे एआई की आवाज गूंजती है और नियम बताए जाते हैं, दोनों कमरे का जायजा लेना शुरू करते हैं। और हाँ, जब कहा गया था कि इमैक्युलेट है, तो वाकई में है। हर चीज सफेद, तेज चमकदार सफेद। फर्नीचर, बस एक सादा बिस्तर और एक बेंच। स्नान घर है, लेकिन एक समय पर बस एक ही इस्तेमाल कर सकता है। दीवार पर एक लाल बटन है, जो अगर दबा दिया जाए तो खेल वहीं खत्म। एक टच स्क्रीन भी है, जहां से वो ट्रीट्स ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब होगा इनाम की रकम में से पैसे कटवाना। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा काउंटडाउन क्लॉक है, जो हर सेकंड उन्हें याद दिलाता है कि कितना समय बचा है। इस मानसिक दबाव वाले कमरे में अब बात करें खाने की, या कहें जो भी वो चीज है। हर दिन बस सफेद रंग की बिना स्वाद वाली न्यूट्रिशनल शेक्स सफेद पैकेट में। जरूरत भर का पोषण मिलता है, लेकिन उसमें खुशी का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ तक कि रोशनी भी प्रोग्राम की गई है। सुबह, दोपहर, शाम और रात के हिसाब से टोन बदलती है। रात का मतलब सोने का समय। टच स्क्रीन पर अलार्म फीचर भी है। माइक तो इसे आलसी छुट्टी की तरह बिताना चाहता है, बिना किसी टेंशन के सोना चाहता है। लेकिन केट, वो अलार्म लगाती है ताकि एक रूटीन बनी रहे, क्योंकि सच तो यह है, ये जगह आपके दिमाग के साथ खेल सकती है बहुत जल्दी। पहली रात माइक केट के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन केट को शक है कहीं वो दोनों देखे तो नहीं जा रहे। माइक धीरे धीरे उसे मनाता है और फिर दोनों बहुत सधे हुए और शांत तरीके से चुपचाप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह केट खुद को थोड़ा संभालती है, आईने में देखती है, पॉजिटिव रहने के लिए कुछ एफर्मेशंस बोलती है, अपने लक्ष्यों की याद दिलाती है। नहाने के बाद दोनों अपने पुराने कपड़े लॉन्ड्री चूट में डाल देते हैं। बदले में मिलते हैं नए पजामे। कुछ खास नहीं, लेकिन कम से कम उसमें थोड़ा रंग तो है। इस सफेद दुनिया में ये भी किसी जीत से कम नहीं। जैसे जैसे घंटे बीते हैं, बोरियत धीरे धीरे अंदर घुसने लगती है। केट अब ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो यान सच में चाहता क्या है, और ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। माइक बताता है कि उसने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें वो यान के पुराने एक्सपेरिमेंट के बारे में दिखाया गया था, और वो बहुत ही बुरी तरह खत्म हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। कोई नहीं जानता कि इस आदमी को चलाता क्या है, लेकिन इतना तो साफ है कि उसे लोगों को प्रेशर में डालकर उनकी परीक्षा लेने का शौक है। कुछ करने को नहीं है तो केट मेडिटेशन करने लगती है, और माइक, वो बस घड़ी की टिक टिक को घूरता रहता है। कभी कभी तो वो एकदम दार्शनिक बन जाता है, रंगों के मतलब पर लंबा भाषण देने लगता है, जैसे सफेद रंग का असली मतलब क्या है। वो अपने आर्ट स्कूल वाले ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि वो ये तक डिस्कस करता है कि ब्रश करने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। और यहीं से शुरू हो जाते हैं असली माइंड गेम्स। बोरियत, पर्सनालिटी क्लैश और एकदम शांत साफ सुथरे कमरे की अजीब सी खामोशी बस अभी तो शुरुआत है। माइक धीरे धीरे अपना आपा खोने लगता है। उसे नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ती जा रही है, और वो खामोशी उसे अंदर से खाने लगती है। पर केट, वो खुद को पॉजिटिव बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। उसने एक रूटीन बना ली है, हर दिन कुछ पॉजिटिव शब्द बोलती है, बेड को ऐसे ठीक करती है जैसे वही उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज हो, और बार बार माइक को समझाती है कि घड़ी की तरफ देखना बंद करो और उस 5 मिलियन प्राइज पर फोकस करो। अपना दिमाग शांत रखने के लिए केट मेडिटेट करती है। माइक, मेडिटेशन उसके बस की बात नहीं। वो तो कमरे में चक्कर लगाने लगता है ताकि अपनी एनर्जी निकाल सके। दोनों एक दूसरे को बिजी रखने के लिए अजीब अजीब गेम्स खेलते हैं। कभी ताली बजाना, कभी मार्को पोलो चिल्लाना, और कभी कभी बिना किसी वजह के नाचना। सच कहें तो कुछ पल तो बड़े प्यारे लगते हैं, पर ज्यादा देर नहीं। अब मजे की बात यह है, जब भी वो अपनी गंदी पुरानी पजामे बदलते हैं, तो रूम उन्हें बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली नई पजामे दे देता है। सोचो जरा, जब कपड़े बदलने पर भी कोई बदलाव महसूस ना हो, तो दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। और फिर आखिरकार कुछ अलग होता है। माइक को एक छोटा सा कीड़ा दिखता है जो किसी तरह उस सील रूम के अंदर आ गया होता है। बस
माइक उसी में खो जाता है। वो उसे ऐसे बात करता है जैसे कोई बच्चा हो, यहाँ तक कि उसे अपना प्रोटीन शेक खिलाने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी वो सख्त एआई वॉइस बोल उठती है, खाना सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए है। बिल्कुल बेरहम, माइक माइक ही है। वो एआई से रिक्वेस्ट करता है कि उस कीड़े को कमरे से बाहर निकाल दो। कहता है कि उसे खुद बाहर नहीं जाना, बस उस छोटे जीव की जान बचानी है। लेकिन केट उसे तुरंत टोकती है, माइक वो स्पीकर दो तरफा नहीं है, मैंने पहले ही ट्राई किया है बात करने का। और यहीं से माइक सीरियसली उस एग्जिट बटन को दबाने का सोचने लगता है, सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए, बाहर जाने के लिए नहीं। लेकिन केट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर दोनों में जबरदस्त बहस हो जाती है। केट कहती है कि अगर माइक ने बटन दबा भी दिया, भले ही वो बाहर ना जाए, फिर भी हो सकता है कि उनका पैसा चला जाए। माइक उसे दिलहीन कह देता है कि वो एक जिंदा जीव की परवाह भी नहीं करती। और फिर असली चोट पहुंचाने वाले शब्द निकलने लगते हैं। केट माइक पर ताना मारती है कि वो सिर्फ इसलिए वेगन है ताकि अपने अमीर बाप से बगावत कर सके। वो कहती है कि माइक एक प्रिविलेज नकली है जो खुद को भूखा आर्टिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने कभी असली संघर्ष किया ही नहीं। अंदर का सारा टेंशन अब बाहर आ गया है और अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा। केट गुस्से में कमरे से निकल जाती है और गलती से उस कीड़े पर पैर रख देती है। हाँ, इतनी जल्दी सब कुछ बिखर गया। माइक टूट जाता है। वो केट की बात पर यकीन ही नहीं करता कि ये एक एक्सीडेंट था। वो पूरे दिन एक कोने में बैठा रहता है, चुपचाप, उदास, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। आखिरकार माइक सोचता है बस बहुत हो गया। ऐसे ही बैठे रहना उसके दिमाग से खेलने लगा है। इसलिए भले ही उन्हें प्राइज मनी में से $100 कम हो जाए, माइक तय करता है कि वो अपना एक ट्रीट क्लेम करेगा। केट इसके खिलाफ होती है, लेकिन माइक को उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। उसका ट्रीट क्या होता है? एक हरा क्रेयॉन, बस। लेकिन माइक के लिए ये क्रेयॉन बहुत कुछ है। अब वो फिर से बना सकता है। वो दीवारों पर ड्राइंग करने लगता है, स्टेराइल सादे कमरे में। अब उसे अपनी रचनात्मकता की एक झलक मिलती है। केट उसे थोड़ी देर देखती है और फिर पूछती है, क्या तुम मेरा पोर्ट्रेट बना सकते हो? माइक हाँ कहता है, लेकिन एक शर्त के साथ, वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट नहीं बनाता। उसे वो बोरिंग लगते हैं। उसका स्टाइल है एब्स्ट्रैक्ट। केट को ये पसंद नहीं आता। उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक कि वो क्रेयॉन सिर्फ एक छोटा सा हरा टुकड़ा नहीं बन जाता। अब हर जगह हरे निशान हैं, बाथरूम तक में, यहाँ तक कि तौलिए पर भी। अब केट फिर भड़क जाती है, लेकिन बाद में वो थोड़ा नरम पड़ती है। वो माइक से माफी मांगती है और कहती है, मैं थोड़ी चक्की हो गई थी। वो मानती है कि ये सब उसे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। पर अब जब इतना समय निकाल ही लिया है तो बस 20 दिन और। समय खींचने लगता है। दिन एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं जैसे धुंध में सब कुछ खो गया हो। और फिर एक सुबह केट बाथरूम जाती है और वहां कुछ ऐसा देखती है जो उसे हिला कर रख देता है। एक बंदूक, एक असली बंदूक किसी तरह से उस कमरे में आ जाती है और इसी के साथ पूरा गेम पलट जाता है। अब वापस लौटते हैं द इमैक्युलेट रूम की कहानी में, जहां सब कुछ और भी गंभीर होने वाला है। तो याद है वो बंदूक जो उन्हें अचानक मिल गई थी? हाँ, वो इतने डर जाते हैं कि ये चेक करने की हिम्मत भी नहीं होती कि वो लोडेड है या नहीं। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जहां सिर्फ कपड़े रखने की इजाजत है और अचानक एक बंदूक आ जाए। डरावना है ना? कमरे की एआई उन्हें ऐसा कोई भी आइटम लॉन्ड्री चूट में फेंकने नहीं देती जो कपड़ा ना हो, इसलिए वो बंदूक को बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं। चालाकी? शायद। खतरनाक? जरूर। लेकिन फिर थोड़ी राहत मिलती है। कनेक्ट टाइम में मिलता है, जहां वो अपने चाहने वालों के वीडियो मैसेज देख सकते हैं। सबसे पहले माइक की बहन स्क्रीन पर आती है। वो हंसती है, माइक को उनके माता पिता के बारे में अपडेट देती है, लेकिन एक बात गलती से कह देती है। उसे लगा था कि माइक अब केट के साथ नहीं है। माइक के लिए वो पल बहुत खास होता है। वो सच में भावुक हो जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। लेकिन केट के लिए बिल्कुल उल्टा असर। वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती। और तभी स्क्रीन अपने आप एक वीडियो प्ले कर देती है, उसके पापा का वीडियो, जिन्हें केट ने सालों से नहीं देखा। पता चलता है कि अब वो किसी होमलेस शेल्टर में रह रहे हैं। ये पल केट के लिए इतना भारी होता है कि वो रोते हुए बाथरूम के पास छुप जाती है। माइक उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ये दर्द बहुत गहरा है। अगले दिन केट बिस्तर से ही नहीं उठती। वो डिप्रेशन में चली जाती है। माइक धीरे धीरे बात करने की कोशिश करता है और आखिरकार केट वो राज बताती है जो उसने अब तक छिपा रखा था। उसके पापा ने शराब में सब कुछ बर्बाद कर दिया था। घर चला गया, स्कूल की फीस नहीं दी जा सकी, उसका पूरा भविष्य बिखर गया। वो हमेशा से शर्मिंदा रही हैं और माइक से झूठ बोला था। अब चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन केट अभी बिस्तर से बाहर नहीं आती। माइक हर मुमकिन कोशिश करता है उसे हंसाने की। वो जानबूझकर अपनी क्रेयॉन से बनी ड्राइंग्स को बिगाड़ता है, पजामा के लेबल को अलग अलग इमोशंस में पढ़ता है। हाँ, जैसे कोई ड्रामा क्लास हो रही हो, और यहाँ तक कि बेकार खाने पर भी जोक्स मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार माइक खुद उसी बिस्तर में लेट जाता है, बस चुपचाप उसका साथ देने के लिए। कुछ दिन तो वो जमीन पर सो जाता है, बस माहौल बदलने के लिए। एक बार वो केट को एक ट्रीट लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जिसका मतलब होता है इनाम के पैसे से कटौती, लेकिन केट मना कर देती है। वो अब कुछ भी खोना नहीं चाहती। मगर अब माइक भी टूटने लगता है। वो मानता है, उसे नहीं लगता कि वो अब ये सब कर सकता है।
और तभी केट की चुप्पी टूटती है। वो उठती है और कहती है, तुम ट्रीट ले लो। तो माइक एक ट्रीट लेता है और उसके बाद क्या होता है, दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक पूरी तरह नगिन औरत जिसका नाम है सिमोन। हाँ, आपने सही सुना, लेकिन सिमोन काफी कूल है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जिसे इस शो के लिए हायर किया गया है। उसे खुद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं। उसके एजेंट ने बस इतना कहा कि शायद 20 घंटे तक रहना है, लेकिन ये सब केट को पूरी तरह हिला देता है। वो तुरंत माइक से कहती है कि सिमोन को अपनी टी शर्ट दे दो ताकि वो कुछ तो पहन सके, और फिर माहौल और अजीब हो जाता है। सिमोन माइक की आर्ट की तारीफ करती है, यहाँ तक कि आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस तक पहचान लेती है। ये बात केट को बहुत खटकती है। जलन साफ दिख रही है। रात को जमीन पर सोने की पेशकश करता है, बहुत शरीफ बनकर। सिमोन कहती है, मैं जागती रहूंगी जब तक तुम दोनों सो। लेकिन केट, उसका तो सब्र ही टूट चुका है। वो कहती है, जो भी हो सब एक ही बेड पर सोएंगे, लेकिन मैं बीच में रहूंगी। उस रात केट सो नहीं पाती। सुबह जब वो देखती है कि सिमोन बेड पर नहीं है तो उसे लगता है कि वो चली गई है, लेकिन नहीं, वो बस बाथरूम में होती है। अब केट टूट जाती है। वो भी एक ट्रीट लेती है। उसे मिलता है एक प्यारा सा डिब्बा जिसमें 3 छोटे छोटे फन कैंडीज होती हैं। वो एक खाती है, एक सिमोन को देती है, और काफी झिझक के बाद माइक भी एक खा लेता है। फिर शुरू होती है पूरी तबाही। तीनों लोग नाचने लगते हैं, मस्ती में झूमते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, और हाँ, एक दूसरे को ग्रुप में किस तक कर डालते हैं। लेकिन ये मजा ज्यादा देर टिकता नहीं। अचानक माइक का नशा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। उसे हर जगह खून ही खून नजर आता है, जैसे वो पानी के अंदर डूब रहा हो। उसे अपने छोटे भाई शॉन का गिरना भी दिखता है। सब कुछ डरावना हो जाता है। सिमोन और केट उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन माइक पूरी तरह से घबरा जाता है। वो वहां से निकलने की भीख मांगता है। केट किसी तरह उसे शांत करती है और उसे सुला देती है। उसके बाद सिमोन पूछती है, ये सब क्या था? तब केट उस दर्दनाक सच्चाई को बताती है। माइक का छोटा भाई उनके घर के पूल में डूबकर मर गया था, और उस वक्त माइक ही उसकी देखभाल कर रहा था। और हाँ, माइक तब नशे में था। यही वजह थी कि वो कैंडी खाने से डर रहा था। उस हादसे की गिल उसे आज तक अंदर ही अंदर खा रही है। सिमोन भी अपना दर्द बांटती है। वो बताती है कि बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया था, और दोनों अपने अपने गम में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सिमोन उसके हाथ को थामती है, एक सुकून भरा पल। लेकिन तभी केट कमरे में आती है और सब कुछ देख लेती है। वो गुस्से से पागल हो जाती है। उसे लगता है कि सिमोन उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है। और फिर ड्रामा शुरू। अब सब कुछ सच में बिखरने लगा है। सिमोन पूरी तरह से केट को जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं झिझकती। वो साफ कहती है कि केट का ये गुस्सा असल में उसके अंदर की असुरक्षा है। सीधा वार, और केट भड़क जाती है। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। माइक दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो चिल्लाकर कहता है, बस करो, और वहां से चला जाता है। क्लासिक आई एम डन। थोड़ी देर बाद केट को एहसास होता है कि शायद उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वो माफी मांगने जाती है और मानती है कि हो सकता है उसने चीजें बस कल्पना की हों। लेकिन सिमोन वो तो और आग में घी डाल देती है। कहती है, या फिर शायद तुमने कल्पना नहीं की, और बस एक जलती हुई लाइन के साथ कमरे से निकल जाती है। अगली सुबह सिमोन जा चुकी होती है आखिरकार, लेकिन जाते जाते वो दीवार पर हरे क्रेयॉन से एक भयानक मैसेज लिख जाती है, थैंक्स फॉर द वाइल्ड नाइट। और ये सीधा माइक के लिए होता है। अब आप सोच सकते हैं केट का रिएक्शन क्या होगा। केट आपे से बाहर हो जाती है। वो माइक पर चीटिंग का इल्जाम लगाने लगती है। माइक उसे समझाता है कि ये सब उस रूम का एक और ट्विस्टेड ट्रिक है, जैसे पहले वो गन वाला मामला था। वो कसम खाकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन केट अब बहुत दूर जा चुकी है। वो माइक को धक्का दे देती है, इतना जोर से कि वो जमीन पर गिर जाता है और उसका सिर फट जाता है। खून निकलने लगता है। अब माइक ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि अंदर से भी टूट चुका है। वो अपनी सारी दबी हुई भावनाएं निकालना शुरू कर देता है। वो याद दिलाता है कि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया, यहाँ तक कि जब केट न्यूयॉर्क में थी तब भी नहीं। उसने अपने अमीर दोस्तों को छोड़ दिया, कॉलेज ड्रॉप कर दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो केट के साथ रह सके जब वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। लेकिन बदले में क्या मिला? बस शक और जलन। वो टूट चुका है, और सच कहें तो कोई भी टूट जाता। केट रो रही है, माफी मांग रही है, पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन अब माइक भी चक्कर खाने लगता है, उसके सिर पर लगी चोट की वजह से। वो डॉक्टर को बुलाना चाहता है, पर केट उसे याद दिलाती है कि वो मदद नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट में साफ मना है। वो उसे शुगर शेक देती है ताकि उसकी तबीयत संभले, और एक तौलिया उसके सिर पर दबा देती है। माइक सन है, नीमो की वजह से नहीं, बल्कि केट की वजह से। वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो सच में उसे मरने देगी सिर्फ पैसों के लिए? चोट भले ही मामूली हो और खून बहना भी रुक जाए, पर जो जख्म माइक के दिल पर लगा है। और तभी माइक का सब्र टूट जाता है। वो अब और नहीं झेल सकता। झूठ, धोखा, ये बंद कमरा, कुछ भी नहीं। वो साफ कह देता है कि ये पैसा उन्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो दोनों अंदर से टूट चुके हैं। वो केट से मिन्नत करता है, चलो यहाँ से निकलते हैं, सब छोड़ दो। लेकिन केट वो कहीं नहीं जा रही। वो माइक को उल्टा सुनाती है, कहती है, तुम्हारे लिए तो बाहर निकलना आसान है क्योंकि तुम्हारे पास पहले से पैसा है। और फिर जैसे उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, वो बंदूक उठा लेती है, बंदूक, और माइक को धमकी देती है कि वो उसे जाने नहीं देगी।
लेकिन माइक शांत रहता है, बहुत ठंडे दिमाग से। वो चुपचाप बटन दबा देता है। वो चला जाता है पूरे 50 दिन पूरे किए बिना ही। इतना टूट चुका था वो। अब केट अकेली है, बुरी तरह बिखरी हुई। कभी शॉवर में कांपती है तो कभी चुपचाप दीवारों को घूरती है। तभी उसे एक छोटी सी चीज दिखती है, दीवार पर एक बारिश की बूंद की ड्राइंग। वही पल उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद वो इसे आखिर तक झेल सकती है। माइक अब एकदम अकेला है, रनिंग कर रहा है, और तभी सामने से केट आती है एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए। यही है उनका पहला सामना उस कमरे के बाद। वो साथ टहलते हैं, बातें करते हैं। माइक धीरे से पूछता है, तुम रुकी थी या चली गई थी? लेकिन केट जवाब देने से कतराती है, थोड़ी ग्लानि दिखाती है, माफी मांगती है, पर असली जवाब नहीं देती। और फिर आता है बड़ा खुलासा। जिस बिल्डिंग से वो बाहर आ रही थी वो एक होमलेस शेल्टर है। बाहर एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है, नया किचन बना है एक गुमनाम डोनेशन से। क्या वो केट थी? क्या वो सच में रुकी थी और पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया? अंतिम दृश्य उसी इमैक्युलेट रूम में लौटते हैं। एक नई जोड़ी कमरे में दाखिल होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले माइक और केट आए थे। साइकिल फिर से शुरू हो जाती है।